हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमित भूषण है और इस चैनल पे आपका स्वागत है। हम इस चैनल पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स की पढ़ाई करते हैं क्लास 11th और 12th से रिलेटेड। तो कंसेप्चुअल पढ़ाई के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पढ़ाई को और अच्छे से एंजॉय कीजिए। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 12th का टॉपिक, यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल, और इन पर्टिकुलर वन टाइप ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल विच इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जब हम लोग इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे थे तब हमने ढेर सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ भी मेथड्स वही रहेंगे, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में एक चीज चेंज हो जाती है। जैसा आपने पिछली क्लास में देखा था जब हमने डेफिनेट इंटीग्रल को इंट्रोड्यूस किया था कि डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ, मान लीजिए एफ एक्स बाई डी एक्स है, तो वहाँ इंटीग्रल का जो साइन है, सिंबल है, उसके ऊपर ए और बी करके ऐसे लिखते हैं। तो ए को बोलते हैं लोअर लिमिट और बी को बोलते हैं अपर लिमिट। तो जब हम सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगाते हैं, मान लीजिए यहाँ x वेरिएबल है, x की जगह हम अगर t वेरिएबल यूज कर रहे हैं, यही करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन में, कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। तो उस केस में डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू भी चेंज होगी। मान लीजिए हमने p को x से सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पे a और b जो है वो तब यूज होता है जब हमने इंटीग्रेट कर लिया है और फाइनली जो इंटीग्रल का वैल्यू आया है, इंटीग्रेशन का वैल्यू आया है, उसमें हम x की वैल्यू b रख के पहले इवेल्युएट करते हैं और उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं उस वैल्यू को जो हमने x की वैल्यू पर a रख के हमें मिला है। यहाँ पे चूंकि हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो हमारा ये लिमिट्स भी चेंज होगा। हम देखेंगे कि t की वैल्यू कितनी होती है जब x की वैल्यू a होती है, तो उसी प्रकार से t की वैल्यू कितनी होती है जब x की वैल्यू b होती है। तो और ये हमारा लोअर लिमिट बनेगा, लोअर लिमिट नहीं, ये हमारा अपर लिमिट बनेगा, अपर लिमिट, और ये बनेगा लोअर लिमिट। ठीक है, तो यही जो है डिफरेंस है इसमें। हम कुछ प्रॉब्लम्स, इनफैक्ट ढेर सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे कैसे और किस किस स्टेप में जाकर के हम लोग इंटीग्रल की वैल्यू चेंज करेंगे, और आई मीन लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू को चेंज करेंगे। इसको आज की क्लास को अच्छे से पढ़ने से आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। जो डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रल्स को फाइंड आउट किया है, वो भी आपका अच्छे से रिवाइज होगा और आपकी बहुत हेल्प होगी। आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान लगा के देखिएगा। हम लोग सीधा जो है प्रॉब्लम ही स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम लेते हैं एक एक करके। यहाँ मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिख रखे हैं, तो हम लोग उसको पहले हम सिंपल प्रॉब्लम लेंगे और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल को और आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि कंसेप्ट पे हमारी पकड़ धीरे धीरे और अधिक मजबूत होती जाएगी। तो पहले हम बहुत सिंपल सा एक प्रॉब्लम लेते हैं कि जहां हमें कहा गया है इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x बाई 2 dx, और जो लोअर लिमिट है वो है 0 और अपर लिमिट है 2। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे लेट t इक्वल टू x बाई 2, है ना। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे e टू द पावर x बाई 2 dx को, तो हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है इंटीग्रल e टू द पावर x dx का, और इंटीग्रल e टू द पावर x dx होता है सिंपली ex। ठीक है, तो लेकिन यहाँ x बाई 2 है, इसलिए डायरेक्टली उस फॉर्मूला को हम यूज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हैं। तो यहाँ हमने t को सब्स्टिट्यूट कर दिया x बाई 2 से। अब dt बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2 इज इक्वल टू हाफ हो गया। ठीक है, हाफ हो गया। तो यहाँ आप देखिए कि dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देयरफॉर dx इज इक्वल टू 2 dt। तो यहाँ वाले इसमें देखिए e टू द पावर x बाई 2 को हम लोग लिख सकते पाएंगे अब e टू द पावर t, और dx को लिख पाएंगे 2 dt। तो 2 इंटीग्रल के बाहर चला जाएगा, हमारा इंटीग्रल बच जाएगा इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर t dt। उसको हम लोग सीधा e टू द पावर t लिख सकते हैं। लेकिन अभी एक काम और करना है जो मैं इंट्रोडक्शन में कह रहा था, ये
लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ टी। उसको कैसे चेंज करेंगे? हम लोग लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, यही लिमिट है ना, लोअर लिमिट है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 होगा तो t कितना हो जाएगा? t x/2 है तो t भी 0 हो जाएगा, ठीक। और दूसरा लिमिट क्या है? अपर लिमिट x इज इक्वल टू 2 है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 2, t इज x/2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। तो ये लिमिट्स भी चेंज हो जाएगा। देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल बिकम्स इंटीग्रल ऑफ, लोअर लिमिट हमारा आया है 0 और अपर लिमिट आया है 1, तो 0 से 1, यहाँ देखिए आपका लिमिट पहले 0 से 2 था, अभी 0 से 1 हो गया, और e टू द पावर x/2 dx हो जाएगा। e टू द पावर x/2 तो e टू द पावर t हो जाएगा, और dx यहाँ 2 dt है ना, तो 2 बाहर ले लीजिए यहाँ पे, और dt, ये हमारा सिंपल इंटीग्रल हो गया। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर t कितना होता है? e टू द पावर t सिंपली, तो 2 तो बाहर रह ही गया, इंटू e टू द पावर t और 0 1। अब हम दोनों लिमिट्स की वैल्यू डाल के इवेल्युएट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0। सिंपली हमारा आंसर हो गया 2 इंटू e माइनस 1, e टू द पावर 0 1 होता है, तो ये हमारा आंसर सीधा आ गया, ठीक है। ये सिंपल सा एक प्रॉब्लम था। अब हम लोग थोड़ा सा इससे स्लाइटली हायर लेवल का प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि मैंने प्रॉब्लम को लिख रखा है कि हमें सॉल्व करना है। कितना है? इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, यही है ना? हाँ, x स्क्वायर प्लस 1 dx, और जो लिमिट्स है वो है 2 और 4, लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट 4। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो डिनोमिनेटर में है उसको हम लोग t मानेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x है ना, तो यहाँ ऊपर में x है, तो हम लोग कुछ यहाँ पे फेर बदल कर सकते हैं, जिससे हमारा इंटीग्रल इवेंचुअली जो है 1/t dt के फॉर्म में आ जाएगा, और 1/t dt कितना होता है इंटीग्रल? log mod t, सिंपली हमारी वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ इसको। हम लोग कहते हैं कि लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। देयरफॉर dt बाई dx, ये कितना हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? 2x सिंपली, है ना, तो dt बाई डी एक्स आपका 2x आ गया। तो देयरफॉर dt इक्वल टू 2x dx, और यहाँ पे हमारा इंटीग्रल में x dx है न्यूमरेटर में, ठीक है, तो हमें x dx लेना है, तो देयरफॉर x dx इक्वल टू 1/2 dt, ठीक, ये हो जाएगा। अब हमारा इंटीग्रल कितना हो गया? 1/2 बाहर आ जाएगा, और 1/t dt सिंपली हो जाएगा, ठीक। लेकिन अभी हमें लिमिट्स भी चेंज करना है, तो लिमिट्स कितना है? 2 और 4, तो क्या होगा? when x इक्वल टू 2, देन t इक्वल टू कितना था? एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो ये 5 हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया हमारा। अपर लिमिट कितना है? x इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो when x इज इक्वल टू 4, देन t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 4 स्क्वायर 16 प्लस 1 17, ये आ गया। तो ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। देयरफॉर अब सिंपली जो हमारा ओरिजिनल इंटीग्रल है उसमें इन वैल्यूज को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेंगे। देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल बिकम्स, ये लोअर लिमिट है 5 और अपर लिमिट है 17, तो 5 और 17 तो ये हो ही गया। इंटीग्रल हमारा 1/t
1/t और x dx कितना है, हाफ dt। तो हाफ यहाँ आप बाहर रख लीजिए और ये dt। अब बहुत सिंपल सा इंटीग्रल हो गया हमारा कि इंटीग्रल ऑफ 1/t dt कितना होता है, log mod t। तो हम लोग इसको सिंपली लिखेंगे हाफ log mod t और लोअर लिमिट 5 और अपर लिमिट 17। ठीक है। अब इन वैल्यूज को डाल देंगे यहाँ पे, तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू हाफ log 17 माइनस log 5। ये हमारा जो है आंसर हो गया। हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा पहले वाले प्रॉब्लम से ये थोड़ा सा एक लेवल और कॉम्प्लिकेटेड था। अब हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन डालते हैं प्रॉब्लम में, एक लेवल और हायर जाते हैं, एक स्लाइटली डिफरेंट प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ है इंटीग्रल ऑफ cos इनवर्स x dx और लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 1 है। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो है ये प्रॉब्लम। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग x को cos x मान लेते हैं। क्यों मानेंगे, क्योंकि cos इनवर्स ऑफ cos x जो होगा वो आपका x को cos t मान लेते हैं। कहने का मैं ये कह रहा हूँ, x को cos t मानेंगे तो cos इनवर्स cos t कितना हो जाएगा, आपका t के फॉर्म में आ जाएगा। और उधर x को आपने cos t माना है तो d बाई डी एक्स ऑफ डी टी माइनस साइन टी हो जाएगा। उधर साइन उधर आ जाएगा बाहर। तो देखते हैं आगे आगे कि क्या होता है। ये सिंपल सा लॉजिक था यहाँ पे। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू cos t, therefore dx इज इक्वल टू dx बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ cos t। d बाई dt ऑफ cos t कितना होता है, माइनस साइन t इज इक्वल टू माइनस साइन t। therefore dx इज इक्वल टू माइनस साइन टी dt। तो dx के लिए हमें वैल्यू मिल गई, dx हो गया माइनस साइन टी dt और x तो हमने पहले ही मान ही लिया है कि cos t। बट ये वैल्यू जानने से पहले अगेन ध्यान रखिए, जब हम लोग एग्जामिनेशंस में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो कई सारे स्टूडेंट्स जल्दबाजी में क्या करते हैं कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू चेंज करना भूल जाते हैं, कॉन्फिडेंस में रहते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप पहले सीखिए, ढेर सारा प्रैक्टिस कर लीजिए, तब आप थोड़ा सा कुछ स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। इसलिए मैं इन सारे लेक्चर वीडियोज में जब मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ, न्यूमेरिकल फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करता हूँ या फिर मैथमेटिक्स में जब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ, तो मैं जनरली ट्राई करता हूँ कि मैं स्टेप्स स्किप ना करूँ। आप भी इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए। जब आपने इनफ प्रैक्टिस, कई महीनों तक प्रैक्टिस कर लिया है, तब आपका कॉन्फिडेंस इस लायक हो सकता है कि आप स्टेप्स को जंप कर सकते हैं। ठीक है, एनीवे लेट अस प्रोसीड। तो हम लोगों को लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज करनी है। लोअर लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू 0। व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 होगा तो t कितना होगा, तो t इज इक्वल टू cos इनवर्स x, है ना, इज इक्वल टू cos इनवर्स 0। cos इनवर्स 0 कितना होता है, π/2। तो ये हो गया आपका π/2, ये लोअर लिमिट आ गया। और अपर लिमिट कितनी थी, 1। तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1। तो ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो लोअर लिमिट मिल गई यहाँ π/2, अपर लिमिट मिल गई 0। चलिए हम लोग अब इन सारी वैल्यूज को दिए गए इंटीग्रल में पुट करते हैं। therefore the given integral becomes, लोअर लिमिट कितनी है, π/2, तो लोअर लिमिट π/2, अपर लिमिट 0 और
कॉस इनवर्स एक्स की जगह कॉस टी डाल देंगे, तो ये आपका इंटीग्रैंड हो गया कॉस इनवर्स कॉस टी, और dx की जगह हमें क्या मिला था, माइनस साइन टी dt। तो माइनस को तो यहां बाहर रख देंगे, साइन टी dt। इसमें एक स्टेप आप और ले सकते हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस टी कितना हो जाएगा, सिंपली टी हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल आपका हो जाएगा माइनस माइनस पाई बाई 2 से 0 टी साइन टी dt। अब ये थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेटेड है, अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है ये इंटीग्रल, लेकिन पहले से थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसमें देखिए, आपने जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल की पढ़ाई कर रहे थे तब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा था, तो यहाँ आपको वही यूज करना है। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का कंसेप्ट है यहाँ पे। तो फर्स्ट फंक्शन को हम लोग टी मान लेंगे और सेकंड फंक्शन साइन टी मान लेंगे। तो याद कीजिए फॉर्मूला क्या था। मैं अभी के लिए कुछ स्टेप्स के लिए अभी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को छोड़ दे रहा हूँ। पहले मैं सीधा इंटीग्रल कैलकुलेट करूंगा और फाइनली उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यूज डाल के इवेलुएट करूंगा फाइनल आंसर को। तो देखिए, इंटीग्रल ऑफ टी साइन टी डी टी, ये है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन मैंने टी माना है, सेकेंड फंक्शन साइन टी माना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब डी dt बाई dt, डी बाई dt ऑफ टी, तो ये तो 1 हो गया, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन ये पूरा का डी dt। ठीक है, ये तो यहाँ t और साइन टी dt का इंटीग्रल कितना होता है, माइनस कॉस टी। तो माइनस कॉस टी ये हो गया, है ना। यहाँ माइनस, यहाँ इंटीग्रल साइन टी dt अगेन माइनस हो जाएगा, माइनस ये माइनस कॉस टी हो जाएगा। तो माइनस कॉस टी dt। ठीक, यही है ना। ओके, इसमें एक स्टेप और लेते हैं, माइनस टी कॉस टी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रल कॉस टी dt। ये मैंने ठीक लिखा है ना, इंटीग्रल साइन टी dt माइनस कॉस टी होता है, राइट। ठीक है, तो इज इक्वल टू माइनस टी कॉस टी और प्लस कॉस टी dt का इंटीग्रल कितना होता है, साइन टी। तो साइन टी, ये हो गया आपका फाइनल इंटीग्रल। तो आपका इंटीग्रल जो था इसमें एक माइनस भी और भी लगा हुआ था, यहाँ देखिए एक माइनस पहले से भी है। तो इस माइनस को हम लोग जो है वहां पे अगर लेंगे तो हमारा ये जो आंसर हो जाएगा, देयरफॉर मैं लिख रहा हूं, देयरफॉर इंटीग्रल, ये माइनस था ना, और लोअर लिमिट ये माइनस पाई बाई 2 टू 0, माइनस पाई बाई 2 टू 0 टी साइन टी डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी और पाई बाई 2 से 0। इतना हो गया। इसमें एक स्टेप और लेते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी कॉस टी, है ना, टी कॉस टी, एक सेकेंड, टी कॉस टी माइनस साइन टी पाई बाई 2 टू 0 इज इक्वल टू टी कॉस टी। अब ये सिंपल अलजेब्राइक स्टेप्स ही हैं, अरिथमेटिक स्टेप्स हैं। पाई बाई 2 से 0 माइनस साइन टी पाई बाई 2 टू 0, यही है। अब पहला वाला टर्म देखिए, ये कितना होगा, 0 इंटू कॉस 0 माइनस पाई बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 2, ये हो गया। ये इतना जो है ये वाला है। अब इसको भी जब करेंगे तो ये होगा माइनस कितना, साइन 0 माइनस साइन पाई बाई 2। ठीक, अब देखिए कॉस 0 कितना होता है 1, लेकिन ये 0 से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये टर्म तो 0 ही हो गया। कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, कॉस पाई बाई 2 0 होता है, तो 0 इंटू पाई बाई 2 ये भी 0 हो गया। तो 0 माइनस 0 माइनस
साइन 0 कितना होता है? 0। और साइन पाई बाई 2 1 होता है, 1 इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मैंने देखिए, ये मैंने एक एक स्टेप यहाँ लिखा है, कोई भी स्टेप मैंने यहाँ पे स्किप नहीं किया है, ताकि कंसेप्ट जो है आपको अच्छे से क्लियर हो और प्रॉब्लम आप लोग सही तरीके से अप्रोच करें। मैं यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स जो है स्किप कर सकता था, जो कि मैंने नहीं किया। एक दो स्टेप में ही यहाँ से मैं फाइनली, इस वाले स्टेप से एक दो स्टेप में ही मैं फाइनली 1 की वैल्यू तक आ जाता। आप भी उस लेवल पे, सॉरी ये 0 प्लस 1 1 होगा, 1 की वैल्यू पे आ जाता मैं। बट मैंने एक एक स्टेप यहाँ इसलिए लिखा है ताकि अभी आप शुरुआती दिनों में हैं, आप अभी क्लास 12 में प्रोबेबली जस्ट आए होंगे, या अगर आप ड्रॉपर भी हैं तो चूंकि पढ़ाई फिर से शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए मेरा सजेशन तो यही रहता है कि आप शुरुआती दिनों में जब आप कोई स्टडी नहीं ले रहे हैं, किसी नए सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो आप शुरुआती कुछ दिनों में एक भी स्टेप जो है वो जंप ना करें, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। जब आप धीरे धीरे सॉल्व करेंगे और कई महीनों तक करते रहेंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली वो कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि आप स्टेप्स जंप भी करेंगे तो भी आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे। अदरवाइज इस इनिशियल स्टेज में आप अगर स्टेप्स को स्किप करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत हद तक संभव है कि आप बहुत बहुत सिली मिस्टेक्स करेंगे और फालतू में अपने नंबर्स जो है लूज करेंगे एग्जामिनेशन से। एनीवे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था। अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए, ये मान लीजिए कि ये लास्ट प्रॉब्लम है कि इंटीग्रल 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और इसमें लिमिट कितना है? 0 और 1। ओके फाइन। तो इसको हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक स्टेप पहले ही ले लेते हैं यहाँ पे कि ये हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to 1 2x डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 0 to 1 3 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये तो लिख सकते हैं, सिंपल अलजेब्रा है ना। अब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो मैं इस वाले को देखता हूं। चलिए, ये वाला जो है पहला वाला इंटीग्रल जो है, उसमें मैं लिखता हूं कि लेट t इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 1, देयरफॉर dt बाय dx इक्वल टू 10x। ठीक है, देयरफॉर dt इक्वल टू 10x dx, लेकिन दिए गए इंटीग्रल में 2x dx है, तो अगर ये हो जाएगा 5 इंटू 2x dx, तो यहाँ मेरा न्यूमरेटर जो है सीधा रिप्लेस हो सकता है। तो यानी कि 2x dx को हम लोग 2x dx को 1/5 dt से रिप्लेस कर देंगे, है ना। और दूसरी चीज एक और करेंगे, वो जो हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट को भी देखिए, ये आप हमेशा ध्यान रखिए, इसको कंठस्थ कर लीजिए इन स्टेप्स को, कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी चेंज होती है अगर हम सब्स्टिट्यूशन को का मेथड यूज कर रहे हैं। तो लोअर लिमिट कितनी है? 0 और अपर लिमिट है 1। ओके, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये लोअर लिमिट आ गई, और अपर लिमिट कितनी थी? 1। तो व्हेन x इक्वल टू 1, t इक्वल टू अगेन 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6। ये आपकी लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट है। ठीक है, इतनी बातें इस वाले इंटीग्रल के लिए हो रही है। इस इंटीग्रल को अभी तक हमने छुआ नहीं है। आगे देखते हैं, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला है, उसके फॉर्म में ये हो जाएगा। जब हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल में स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ रहे थे, तो वहां हमने इसको
सॉल्व किया था। तो आप चैनल पे जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज आपको चैनल पे मिल जाएगा, उसकी जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है ना, उसको आप देख सकते हैं। एनीवे, तो लेट अस प्रोसीड। सो देयरफॉर ये वाला इंटीग्रल जो होगा, पहला वाला इंटीग्रल, उसको हम लोग लिख सकते हैं, लोअर लिमिट आई है 1 और अपर लिमिट 6। ओके, तो पहला वाला इंटीग्रल जो हो जाएगा 1 to 6, और 2x dx को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 1/5 dt से। तो मैं 1/5 तो पहले बाहर ले रहा हूँ, सॉरी 1/5, और यहाँ पे dt है, और डिनोमिनेटर में कितना था 5x² + 1, तो एनीवे वो तो t है, तो 1/t dt। ये पहला इंटीग्रल हो गया। दूसरा इंटीग्रल क्या था हमारा? दूसरे इंटीग्रल को हम लोग ने कोई इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाया है अभी, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल का के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर हम लोग 3 को बाहर ले आए तो ये हो जाएगा, 3 को मैं बाहर ले आया तो 1/x² प्लस 1/5 प्लस 1/5, और एक 5 यहाँ बाहर आ जाएगा dx। ये आप लोग देख लीजिएगा, है ना। मैंने क्या किया है, यहाँ x² प्लस 5x² + 1 था, तो मैंने 5 को कॉमन निकाला यहाँ पे, तो वो कॉमन जो निकाला वो यहाँ बाहर आ गया। ठीक है, बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपने दोनों में 5 से डिवाइड कर दिया, वो ये स्टेप ये है ना। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/5 इंटीग्रल 1/t dt 1 से 6, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 3/5 इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस 1/√5 का स्क्वायर dx। ये लिखा जा सकता है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। अब ये वाला इंटीग्रल जो होता है, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई x² प्लस a², मान लीजिए इंटीग्रल ऑफ 1 बाई x² प्लस a², जहाँ पे a कांस्टेंट है इस 1/√5 की तरह dx। ये सिंपली होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है, ये हो जाता है 1/a tan इनवर्स x/a। हमारे केस में a जो है वो 1/√5 है, ये ध्यान रखना है। तो मैं अभी इस फॉर्मूला को यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला इंटीग्रल हमारा कितना हो जाएगा, 1/5 log mod t, और जो लिमिट्स है हमारी वो 1 से 6 तक है, प्लस 3/5 तो है ही, और अभी 1 ये इंटीग्रल जो है ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो a कितना है 1/√5, तो 1/1/√5, और 1/a तो इतना आ गया, और tan इनवर्स x/1/√5, और इसकी लिमिट्स जो है वो तो चेंज नहीं हुई थी। लिमिट्स कितनी थी इसकी, 0 से 1, 0 से, ये लिमिट मैंने चेंज ही नहीं, इसमें तो कोई हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाया है, तो ये एज इट इज रह जाएगा 0 से 1। तो ये 0 से 1, यहाँ देखिए हमने जो दिया गया इंटीग्रल है उसको दो पार्ट में जब डिवाइड किया, तो एक इंटीग्रल में हमने तो सब्स्टिट्यूशन लगाया, दूसरे में नहीं लगाया। तो एक इंटीग्रल की जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है वो दोनों चेंज हो गई। दूसरे इंटीग्रल में चूंकि हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाया है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है वो चेंज नहीं हुई। आप हर एक स्टेप जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं उसमें कोई ना कोई कंसेप्ट है, आपको अपना जो बुद्धि है, आंखें हैं, वो खोल के देखना है, कंसंट्रेशन के साथ इसको समझना है। ठीक, तो ओके, तो यहाँ पे ये वाला कितना हो जाएगा, 1/5 log 6 माइनस log 1, माइनस ये टर्म हो जाएगा 3/5√5, और यहाँ है ये tan इनवर्स √5x, और ये 0 से 1, यही है, इज इक्वल टू 1/5 log 6, तो खैर log 6 ही हो जाएगा, और log 1 0 हो जाएगा, है ना, माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 3√5/5 को लिखा जा सकता है 3/√5,
है ना, 3/√5, और यहाँ tan इनवर्स 5√5x, √5 जो ये डालेंगे मतलब tan इनवर्स √5 इंटू 1 माइनस tan इनवर्स √5 इंटू 0, यही है अपना, ठीक। तो इज इक्वल टू 1/5 log 6, तो 0 था, माइनस 3/√5, ये tan इनवर्स √5 भी रह जाएगा, tan इनवर्स √5, और ये जो टर्म है ये tan इनवर्स 0 हो गया। tan इनवर्स 0 जो है वो सिंपली 0 होता है, तो यहाँ -0 तो खत्म ही हो गया। चलिए मैं एक स्टेप और जंप नहीं कर रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो फाइनली जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 1/5 log 6 माइनस 3/√5 tan इनवर्स √5 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इस एक प्रॉब्लम को करके थोड़ा मैंने कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ा दिया था प्रॉब्लम में। इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमारे कितने सारे कंसेप्ट या तो क्लियर हुए या नहीं तो जो पुराने कंसेप्ट थे वो रिवाइज हुए। एक सिंपल सा है, बहुत लोग नीचे, हम लोग सभी लोग जो है लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं कि लॉगरिथम्स जो है वो, वहां हमने पढ़ा था log 1 इज इक्वल टू 0, लेकिन बहुत लोग भूल जाते हैं, ठीक है। ये कॉमन सा प्रोसेस है। यहाँ देखिए चूंकि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो log 1 भी हमारा रिवाइज हो गया, मतलब लॉगरिथम का कंसेप्ट रिवाइज हुआ। दूसरा, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल विद सब्स्टिट्यूशन, लेकिन ये एग्जांपल ऐसा था जिसमें हमने दिए गए इंटीग्रल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, है ना। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब दो इंटीग्रल का सम बना दिया है इसको, ये कह रहा हूं, ये इंटीग्रल बाय पार्ट्स नहीं है। तो दो इंटीग्रल का हमने सम बनाया, जिसमें से एक इंटीग्रल में तो हमने सब्स्टिट्यूशन को यूज किया, लेकिन दूसरे इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन को यूज नहीं किया। अब यहीं पे इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट आया कि सेम ही प्रॉब्लम में, सेम ही इंटीग्रल में एक इंटीग्रल जो है जहां हम सब्स्टिट्यूशन को यूज करेंगे वहां लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों चेंज होगी, क्योंकि वो होती है सब्स्टिट्यूशन यूज करने पे। लेकिन उसी का जो दूसरा हिस्सा है उसमें चूंकि हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाया, इसलिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं चेंज हुई। ये सुनने में काफी ट्रिवियल सा कंसेप्ट लग सकता है, लेकिन विश्वास मानिए हजारों की संख्या में, इनफैक्ट लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस सिंपल से स्टेप में भी मिस्टेक करते हैं। और ये बहुत नॉर्मल सा, नेचुरल सा एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है जहां पे लोग मिस्टेक करते हैं। तो आप बार बार इस वीडियो में मैं 2-3 बार पहले भी ये बात बोल चुका हूं, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, मैं बहुत एम्फेसाइज कर रहा हूं इस बात को कि आप अपने स्टडीज के शुरुआती दिनों में स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व कीजिए। आप मत जल्दबाजी कीजिए कि किसी को देख के या आपके टीचर को देख के कि वो बहुत तेजी में कर दे रहा है स्टेप्स को जंप करके, तो आप भी वो काम करेंगे जरूरी नहीं। चीजों को सीखना ज्यादा आवश्यक है, और मैथमेटिक्स में आप सीखेंगे तभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस का अप्रोच मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जब आप बिगिनर हैं तो आप एक भी स्टेप स्किप ना करें, छोटा से छोटा ट्रिवियल स्टेप भी आप स्किप ना करें। देखिए मैंने यहाँ पे ये भी तक भी लिखा, यहाँ 0, यहाँ भी 0, डायरेक्टली log 6 तक, यहाँ से मैं डायरेक्टली log 6 इसको लिख सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिखा, एक स्टेप बीच में एडिशनल किया। यहाँ से भी मैं डायरेक्टली tan इनवर्स √5 लिख के छोड़ सकता था, लेकिन मैंने तब भी 0 यहाँ लिखा है, ताकि मैं जो बात बोल रहा हूँ आपको वो आपको अच्छे से समझ में आए कि आपको स्टेप स्किप नहीं करना। नहीं का मतलब नहीं ही करना है स्टेप स्किप, ठीक है। तो आई होप कि समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा। हमने आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, और डेफिनेट इंटीग्रल हम आगे देखेंगे कि इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल यूज केसेस हैं, है ना। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि कैलकुलस का यूज जो है सिर्फ आपके मैथमेटिक्स तक लिमिटेड नहीं है, इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में भी आएगा। हम लोग बहुत बार वहां पे कैलकुलस को यूज करेंगे, और ये सारी चीजें जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो वहां भी काम आएगी। विद इन मैथमेटिक्स इटसेल्फ कैलकुलस जो है, अभी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, इसको जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग एरिया का कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो वहां इसी से हम लोग निकालेंगे डेफिनेट इंटीग्रल से। उसके बाद ऑफ कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशंस हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले डिफरेंशियल इक्वेशन से जाने से पहले, चूंकि हमने इस कोर्स में अभी तक डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं पढ़ा है जो पढ़ना जरूरी है, तो पहले डिफरेंशियल कैलकुलस कवर करूंगा मैं। उसके बाद
इंटीग्रल कैलकुलस का कवर करने के बाद डिफरेंशियल कैलकुलस कवर करना पड़ेगा मुझे। जब हम लोग ये दोनों चीजें कवर कर लेंगे तब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे, और उन जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि डिफरेंशियल कैलकुलस का भी और इंटीग्रल कैलकुलस का भी दोनों का यूज वहां होगा। कायदे से अप्रोच ये होना चाहिए था कि पहले डिफरेंशियल कैलकुलस होना चाहिए था, बट कुछ कारणों से मैंने पहले इंटीग्रल कैलकुलस किया। एनीवे, मैं आपका ज्यादा लॉस नहीं होने दूंगा, इनफैक्ट कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि जहां जहां डिफरेंशिएशन की बात आ रही है वहां मैं इंट्रोड्यूस कर ही दे रहा हूँ, इसलिए मैं स्टेप्स जंप नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि अभी हमने डिफरेंशिएशन, अगर आप इस लेक्चर्स इन लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप, तो कहीं आपको ये ना लगे कि हमने अभी डिफरेंशिएशन पढ़ा नहीं और सीधा इंटीग्रेशन पर जंप कर गए। तो जहां जहां डिफरेंशिएशन की बात आती है उन सभी स्टेप्स पे मैं डिफरेंशिएशन करके आपको दिखा ही दे रहा हूँ, ठीक है? इसलिए घबराना नहीं है, सब अच्छे से ही होगा, है ना? आप बस स्टेप बाय स्टेप जैसा मैं बताता जा रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कीप लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।